तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी क्या होगा कि फंक्शन को पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। किसी भी फंक्शन का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी फाइंड आउट हो सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मीन्स वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन अगर उसने बोला है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू बोथ अगर है, बाइजेक्टिव है, तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, नहीं तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो लेट कर लेते हैं let f such that a tending to b be a 1 1 on to function, 1 1 comma on to function, मतलब 1 1 भी होना चाहिए और on to function भी होना चाहिए। then there exist a unique function g such that b tending to a। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि f such that a tending to b होना चाहिए और g such that b tending to a होना चाहिए। मतलब इन्वर्स है तो जो पहले उसका डोमेन और को डोमेन था वो चेंज हो गया। फंक्शन f का जो डोमेन है वो a है और को डोमेन है b, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पर, जो उसका इन्वर्स है उसका ये g जो है वो एक इन्वर्स की तरह ट्रीट करेंगे। अभी आगे लिख लेंगे कि g such that b tending to a जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स है f का। यानी इसमें डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, जो पहले का डोमेन है वो दूसरे का को डोमेन या रेंज बन जाएगा। बल्कि यहाँ पे को डोमेन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑन टू है तो रेंज ही बन जाएगा। भाई ऑन टू अगर नहीं होता तो हम को डोमेन और डोमेन बोलते हैं, यहाँ तो डोमेन और रेंज बोल सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल होंगे तभी ऑन टू फंक्शन होगा। तो क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन f such that a tending to be a 1 1 on to function, then there exists a unique function g such that b tending to a such that f of x equal to y, which implies that g of y equal to x for every value of x belongs to a and y belongs to b. Then g is said to be then g is said to be inverse of f। ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, g इक्वल टू f इनवर्स ऐसे लिखेंगे, सच दैट b टेंडिंग टू a, कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, f ऑफ x कॉमा x, सच दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा x कॉमा f ऑफ x। मतलब अगर हम सीधे सीधे लैंग्वेज में बात करें तो ये है कि अगर हमने दो सेट्स a और b करके ऐसे लेट कर लिए हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर जो है वो y है, अगर सीधी लैंग्वेज में बात की जाए तो ये क्या कहलाता है, f, और यहाँ पर x है यहाँ y है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, x f सच दैट x टेंडिंग टू y, y इक्वल टू एफ एक्स, बोलते हो कि नहीं बोलते हो इसको। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स बन जाएगा। बस सीधी सी बात ये है। और अगर बात करो यहाँ पर तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर f में कोई फंक्शन x कॉमा वाई लाई कर रहा है तो f इनवर्स में कौन सा फंक्शन, कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो y कॉमा एक्स लाई करने वाला है। अगर x कॉमा वाई लाई कर रहा है तो y कॉमा एक्स f इनवर्स में लाई करेगा। यहाँ लिख लेते हैं इफ पॉइंट x कॉमा वाई लाइज ऑन द फंक्शन, देन पॉइंट दूसरे में क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स लाइज ऑन इट्स इनवर्स। जो डोमेन है वो दूसरे फंक्शन का रेंज बन जाएगा, जो इनवर्स है उसका रेंज बन जाएगा, जो रेंज है f का वो डोमेन बन जाएगा f इनवर्स यानी g का।
ठीक है, अब बात क्लियर होगी कि एफ और एफ इनवर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम चेक करेंगे एफ और एफ इनवर्स को। ठीक है, और अगर इजीली हमें इसको देखना है तो हम ऐसे भी एग्जांपल लेके रख सकते हैं अपने पास कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया कि ये एफ है, बल्कि इसको मान लेते हैं कि ये ए है और एक जो है मान लेते हैं कि बी है, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4, और यहाँ से फंक्शन ले लिया एफ करके, और यहाँ पर ले लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ये क्या हो गया, एफ के बारे में बात हो रही है कि एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है। तो अगर बात एफ इनवर्स की होगी तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो और इस तरीके से हो गए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो यहाँ से जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स। और यहाँ अब क्या हो जाएगा 2 4 6 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? तो प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखना है। पहले तो इसके फंक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, और अगर जिसका इन्वर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं उसी फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। जिसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो कई बार आएगा कि दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन और नॉट, तो इन्वर्टिबल भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या है। वैसे हमने इसको इन्वर्टिबल को उसमें भी बात की थी, अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स में। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो, ए इन्वर्स जिसका हम निकाल सकते हैं उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते थे। वही यहाँ पर भी है, इन्वर्टिबल फंक्शन करके बस हो गया कि ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर किसी का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अभी हमने लिखा कि डोमेन अगर मुझे चाहिए एफ का, डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ध्यान रखना है। इनवर्स ऑफ रिलेशन भी आपने किया होगा तो उसमें भी यही काम करना था हमको, अगर आपको याद हो तो इनवर्स ऑफ रिलेशन भी हमने किया था तो उसमें भी यही काम था। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि डोमेन और रेंज एक दूसरे के चेंज हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन अगर है तो उसको वन वन ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों है उसी का हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ है वो भी लिख लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन। फिर अभी हम क्वेश्चन में आते हैं सीधे कैसे इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ए इन्वर्स जब निकालते थे वहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स में भी वहाँ पर ये प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज़ीरो ना हो, क्योंकि फॉर्मूला ही वहाँ पर होता था ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जब ज़ीरो नहीं होती थी तभी हम उसका इन्वर्स निकाल पाते थे, याद है? तो वही है यहाँ पर, बस यहाँ पर फंक्शन का है, वहाँ पर मैट्रिक्स का होता था।
और वहाँ पर ये भी बताया गया था कि एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स जब आप निकालते हो तो वो एक यूनिक निकलता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है तो कई सारे आंसर आ जाए, हमेशा एक ही मिलेगा। तो इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन जो भी बोलो या कोई भी फंक्शन का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिक मिलता है। और वो क्या मिलता है, बाइजेक्टिव मिलता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी यही हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा यूनिक होगा, केवल एक ही आंसर आएगा, ये नहीं कि कई सारे आंसर आ जाएं। एंड जो आंसर होगा वो खुद जो है वो बाइजेक्टिव खुद होगा, एंड ऑल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन अगर निकालें तो वो भी बाइजेक्शन ही होने वाला है, बाइजेक्टिव ही होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी। ये तो इजी थी। सेकेंड वाले में क्या होता है देख लेते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि अगर एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी बाइजेक्टिव है और जी सच दैट बी टेंडिंग टू ए इनवर्स ऑफ ए एफ है। मतलब एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी किया है तो जी सच दैट बी टेंडिंग टू ए जैसे किया हमने तो हमें पता चल गया कि ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है तो हमने पिछली क्लास में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था एफ ऑफ जी और जी ऑफ ए, तो वो जो है हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन देता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको। लिख लेते हैं फिर और इसके बारे में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे। इफ एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी इज बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव जो भी बोल दो, एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी इज बाइजेक्टिव, या बाइजेक्शन भी कई जगह पे लिखा होगा। एंड दूसरा जो फंक्शन है जी सच दैट बी टेंडिंग टू ए। अब देखो यहाँ पर डोमेन को रेंज बना दिया गया और रेंज को डोमेन बना दिया गया, तो पक्की बात है ये क्या हो गया, इज इनवर्स ऑफ एफ। यानी हम बोल सकते हैं कि जो जी है वो क्या बन गया, एफ का इनवर्स ही तो है, ऐसे लिख सकते हैं जी जो है वो एफ का इनवर्स हो गया। देन जब भी हम एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे या जी ऑफ एफ निकालेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होगा ए और बी में। तो जब एफ ऑफ जी निकालोगे तो ए में आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और जब जी ऑफ एफ निकालोगे तो बी में आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आई ए और आई बी के बारे में हम पहले भी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि आई ए और आई बी क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं ऑन सेट ए एंड बी। आई ए एंड आई बी आर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होते हैं, याद है y इक्वल टू एक्स भाई। आइडेंटिकल फंक्शन x इक्वल टू 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, तो उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, ऑन द सेट कैपिटल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कि अगर f जो है कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, तभी तो बोला गया f सच दैट ए टेंडिंग टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने उसका इन्वर्स निकाला तो वो है g, तभी हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि g इक्वल टू एफ इनवर्स है। तो f ऑफ g जब निकालोगे या g ऑफ f जब आप निकालोगे तो f ऑफ g और g ऑफ f जो है वो y इक्वल टू जो फंक्शन होता है ना y इक्वल टू एक्स, उसी के इक्वल आने वाला है, y इक्वल टू एक्स की। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे f ऑफ g निकालोगे या g ऑफ f निकालोगे, इसको अगर चाहो तो और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना f ऑफ g। तो f ऑफ g का मतलब क्या हो गया, इसको हम फिर से लिख लेते हैं f ऑफ g, और यहाँ पर लिखा है f ऑफ g इक्वल टू आई बी। एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या लिखा है, आई ए लिखा हुआ है। एफ ऑफ जी इक्वल टू जो है वो है आई बी। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, एफ ऑफ जी की वैल्यू आई बी है और जी ऑफ एफ की वैल्यू आई ए है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी अगर आई बी लिखा हुआ है तो एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ब्रैकेट में जी एक्स, और ये हो गया आई बी। तो इसको अगर और थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एफ ऑफ
और जी क्या है, ये लिखा हुआ है कि जी क्या है, एफ इनवर्स, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो एफ बाहर है और एफ इनवर्स अंदर है, तो क्या बनेगा, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ से एफ इनवर्स कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, y इक्वल टू एक्स ही तो बचेगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये तो हम शुरू से जानते हैं कि वो और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अगर आपको याद हो तो a इंटू ए इन्वर्स करते हो तो क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो वही है ये a है और ये a इन्वर्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, यहाँ पर आई हो जाता था 1001 मैट्रिक्स में हो जाता था। यहाँ पर f और f इन्वर्स है, तो f इन्वर्स से f कट हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे x। अब बात क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ पर जो g ऑफ f लिखा हुआ है, तो g ऑफ f और इक्वल टू ये आई ए लिखा हुआ है, तो g ब्रैकेट में f का मतलब हो गया क्या, या g को इसको पहले f ऑफ x लिख देते हैं और ये आई ए है, इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, और g का मतलब ही है f इनवर्स। तो f इनवर्स f ऑफ x, उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, x होगी। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि f इनवर्स एफ एक्स हो या f ऑफ f इनवर्स हो, दोनों f और f इनवर्स आपस में कट हो जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, इसको खास ध्यान रखना है हमको। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं इसके बाद, ये तो इस पे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर f सच दैट a टेंडिंग टू b और g सच दैट b टेंडिंग टू फंक्शन है दो, और उन दोनों को अगर हमें बोला गया कि ये दोनों इक्वल है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा अलग है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर f ऑफ g की वैल्यू जो g ऑफ f के अगर इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, कई बार हमें f ऑफ g और g ऑफ f नहीं निकालना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, अगर f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल है, देन हमको समझ जाना होगा कि जो f इनवर्स है वो g की इक्वल है और जो g इनवर्स है वो f की इक्वल होगा, और एंड करके लिख लेंगे f ऑफ g और g ऑफ f जो है वो x की इक्वल होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर f ऑफ g और g ऑफ f जो है वो दोनों इक्वल है, फिर से समझिएगा इसको ध्यान से, कि अगर f ऑफ g और g ऑफ f दोनों क्वेश्चन में दे दिए गए कि वो इक्वल है, तो देखो ये ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये f ऑफ g है, इसकी वैल्यू भी x की इक्वल है, और g ऑफ f हमने निकाला तो उसकी वैल्यू भी क्या है, किसकी इक्वल थी, x की इक्वल थी। तो f और g एक दूसरे के क्या थे, ये लिखा हुआ नहीं है कि f और g एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, तो वही तो यहाँ पर भी लिख दिया गया है। बस अब हमको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका उल्टा मिल गया कि f ऑफ g और g ऑफ f, क्वेश्चन में कहीं उसने दे दिया कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब उसने हमसे ये बता दिया है, वो इस तरह लिखेगा नहीं कि f और g एक दूसरे के इन्वर्स है। तो हम क्या गलती क्या करते हैं बच्चे, कि यहाँ पर f ऑफ g निकालने लगते हैं और g ऑफ f निकालने लगते हैं, वो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि अगर f ऑफ g और g ऑफ f दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि f इनवर्स को g की इक्वल करना है और g इनवर्स को f की इक्वल करना है, और f ऑफ g और g ऑफ f की वैल्यू एग्जैक्टली किसकी इक्वल हो जाएगी, x की इक्वल। तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं कि हम f ऑफ g और g ऑफ f सॉल्व करने बैठे, हम उसको सीधे x की इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो एक छोटे से उसमें हमारे काम आ जाएगी, और क्वेश्चन अगर हमको इस टाइप का मिलता है तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन इसका कि कब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्लियरिटी कब समझ में आएगी ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो ऐसा ये है क्यों इस टाइप का, यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं ज़रा, कि जैसे मान लीजिए कि f ऑफ g और g ऑफ f दोनों इक्वल है, और अगर हमें किसी का इन्वर्स फंक्शन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी हम आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे, तो किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक तो मेथड होता है इसका कि कैसे हम इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन निकालने का तो पूरा एक मेथड है, लेकिन अगर हम ग्राफिकली समझें कि भाई
इन्वर्स कैसे निकलता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर ग्राफ दिया है कि भाई ये y इक्वल टू किसी का ग्राफ है, तो आप इसी ग्राफ से इसका इन्वर्स निकालिए। तो हम करते क्या है वहाँ पर, हमें करना ये होता है कि एक y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 करके इसको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर हमें f ऑफ x गिवन है तो हम f इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। और वो भी ग्राफिकली। अभी हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो बात करेंगे ये भी क्वेश्चंस में, लेकिन ग्राफिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज करिए ये y इक्वल टू एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है एक फंक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मिरर लेके आना है और एक मिरर y इक्वल टू एक्स, ये एक सिंगल मिरर लेके आना है और इसको यहाँ पर लगा देना है। ये y इक्वल टू एफ एक्स एक मिरर का काम करेगा। ये क्या है, एक मिरर लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसको एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, जैसे सपोज करिए ये y इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो इस मिरर की मिरर इमेज जब लेंगे ना, इस फंक्शन की जब मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स को मिरर मान के, तो इसकी मिरर इमेज कैसे मिलने वाली है, जो इधर की तरफ वैल्यू है वो किधर चली जाएगी, यहाँ पर वो आ जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। तो ये जो है, ये जो फंक्शन मिल जाएगा ये किसका मिल जाएगा, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। कुछ बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब भी कभी हमें ग्राफिकली कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, तो पहली बात तो साइन एक्स मैनी वन फंक्शन होता है, अभी तो कह रहा हूँ उस चैप्टर में हम बात करेंगे उसकी। साइन एक्स को पहले हमें वन वन बनाना पड़ता है, तो कुछ साइन एक्स का थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच का पार्ट कट कर लेते हैं और उसको पहले वन वन बनाते हैं। और जब साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को लेते हैं और एक y इक्वल टू एक्स एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, और उस प्लेन मिरर में जो है जितना भी साइन एक्स का इधर वाला पोर्शन है वो उधर चला जाता है और जो उधर वाला पोर्शन है वो इधर आ जाता है। तो इस तरीके से उसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमको मिल जाता है। वो खैर अभी हमारे लिए वहाँ पर इतना, अभी हमें वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन इनवर्स फंक्शन का जब भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम y इक्वल टू एक्स एक प्लेन मिरर लेंगे और फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमको गिवन होगा, हम प्लेन मिरर y इक्वल टू एक्स लेंगे और फिर उसकी मिरर इमेज एफ एक्स की एफ इनवर्स एक्स के साथ निकाल देंगे। जैसे आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स माने जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। ये हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया y इक्वल टू एक्स और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये y इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और अगर इसी का मुझे लॉगरिथम का ग्राफ चाहिए तो इसी की मिरर इमेज, जैसे ये प्लेन मिरर काम कर रहा है तो जो पार्ट इधर है वो इधर आ जाएगा और जो ये नीचे वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से चला जाएगा ये। तो ये जो ग्राफ मिलेगा मुझे, ये किसका मिलेगा, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का। तो लॉग एक्स बेस ई और ln x, ये जो ln x है ये तो सेम होते हैं लॉग एक्स बेस ई या ln x। तो ln x और e की पावर x एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप अभी क्वेश्चंस भी करोगे तो e की पावर x मिलेगा तो उसका आंसर ln x में इन्वर्स में आएगा, और अगर दूसरा निकालोगे तो पहला आएगा। तो ये जो होते हैं e की पावर x और ln x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें समझने में। ओके, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हमको कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो है वो सेम दिए रहेंगे, कहेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो जरा इनके सोल्यूशन बताइए, नंबर ऑफ सोल्यूशन आप बताइए कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। तो हमें क्या करना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी फोर्थ में ही लिख लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वो है क्या कि अगर हमें एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं इस पॉइंट को, सॉल्विंग फॉर फंक्शन एफ एक्स
एंड इट्स इनवर्स, इसका जो इनवर्स है यानी कि एफ इनवर्स एक्स, और हमें कंडीशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। किस तरीके से कह रहा है कि जो एफ एक्स है और वो एफ इनवर्स एक्स है, ये दोनों सेम है। देन जैसे मान लो कोई फंक्शन हमको कैसे, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, एक फंक्शन दिया होगा और कह देगा वो फंक्शन और उसका इनवर्स इक्वल है, तो x की वैल्यूज बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व फॉर x। तो हमें क्या करना है कि जब कोई फंक्शन और उसका इनवर्स इक्वल होता है, देखो यहाँ पर, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया उसका फंक्शन, ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन, यही तो है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये दूसरा वाला है एफ इनवर्स एक्स। तो इनका ये कहीं पे कट कर रहे हैं ना, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो हुआ, यही तो हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वो कहेगा कि इक्वल है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो हम एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को इक्वल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें एफ एक्स तो गिवन ही रहेगा क्वेश्चन में, तो हम एफ एक्स को किसके इक्वल करा दें, जो y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर है ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स लिखा मैंने, ये y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर है, इसको बार बार x ही तो बोल रहे हैं ना कि y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर के इक्वल कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स को इक्वल नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। पहले हमको एफ एक्स गिवन है, तो पहले एफ इनवर्स एक्स निकालो फिर इक्वल कराओ, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, किसको किसको इक्वेट करा देंगे, हम एफ एक्स को किसके इक्वल करा देंगे, y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एक्स की इक्वल करा देंगे, और वहां से भी तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स और y इक्वल टू एक्स तीनों एक ही जगह पे कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं। तो जब भी कभी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल है, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करने नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, देन सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को y इक्वल टू जो एफ एक्स है और जो x है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, और इनको सॉल्व करके हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स से मिलने वाला है। इन दोनों से सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं बोथ, बोथ का मतलब हो गया एक ये 1 और ये 2, बोथ 1 एंड 2 आर सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बात समझ में आ रही है कि जब भी कभी हमें एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स और मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम करेंगे कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहेगा इक्वल है, तो हमें क्या करना है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स से एफ इनवर्स एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको नहीं सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, वही जो फंक्शन एफ एक्स है उसको एक्स की इक्वल करा देंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकाल देंगे, तो वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इतना हमको ध्यान रखना है। अभी आते हैं इनके क्वेश्चन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कभी भी कोई इनवर्स फंक्शन निकालना होगा तो पहले उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको 1 1 और ऑन टू तो दिखाना ही पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी भाई साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन एक्स तो हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स जो होता है वो मैनी वन फंक्शन होता है। आपने देखा होगा साइन एक्स में कई सारी वैल्यूज़ पे वैल्यू सेम देता है। जैसे साइन 1/2 अगर हम पूछें कितनी जगह पे होता है, तो आप बोलोगे तो कई जगह पे होता है। 1/2 30 पे भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड में भी होगा, फिर एक पूरा चक्कर लगा के आएंगे 2 पाई प्लस कर दोगे 30 में, तो फिर साइन 30 1/2 हो जाएगा। फिर सेकंड में जाओगे तो फिर 180 माइनस 30 यानी 150, तो कई जगह पे मिलेगा। तो उस तरह के फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, उस तरह के फंक्शन को पहले हमको डायरेक्ट हम उनका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, उसको हमको जो है क्या बनाना पड़ता है, पहले 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ता है। ठीक है, जनरली क्या होगा, फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होंगे, उनको इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा, उनको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा, और तभी हम उनका इन्वर्स निकाल पाएंगे, नहीं तो हम उनका इन्वर्स ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये 5th नंबर में यही लिखा है, फंक्शंस आर नॉट जनरली 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों नहीं होंगे, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, टू मेक देम इन्वर्टिबल, उनको इन्वर्टिबल बनाना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी रीडिफाइन देम।
we redefine them in such a manner that they become one and onto both. In certain part of domain. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं तो बात ये ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि ये क्या लिखा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें समझ में आना चाहिए कि भाई हमें कभी भी कोई फंक्शन, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि भाई साइन एक्स मैनी वन है, तो आपने कैसे फिर उसका इन्वर्स निकाल दिया होगा, ये तो जादूगरी हो गई होगी, क्योंकि मैनी वन हमने कहा कि अभी इन्वर्स फंक्शन निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए वन वन ऑन टू होना चाहिए, लेकिन साइन एक्स तो मैनी वन है, तो फिर पहले उसको वन वन बनाया गया, उसको काट काट के इतना किया गया होगा कि एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू दे। तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो ये वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन में दिया एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर। ठीक है, तो अब आर टेंडिंग टू आर दिया है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। इसका ग्राफ जो है सबको पता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा पार्ट होता है, यही तो होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ से अगर आप बात करोगे तो क्या ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, और इन्होंने दिया है कि फंक्शन में f सच दैट r टेंडिंग टू r होना चाहिए, तो फिर क्या r टेंडिंग टू r में क्या आप इसको वन वन और ऑन टू दोनों बना सकते हो क्या। भाई r का मतलब है ये डोमेन होना चाहिए, तो चलो ठीक है, डोमेन हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और ये को डोमेन है, ये को डोमेन है, और रेंज भी उसकी वही आनी चाहिए जो r है, तो क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज वही आएगी क्या। अरे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ये जीरो से नीचे कभी जाएगा क्या, जीरो के नीचे इधर की तरफ कहीं जाएगा क्या ये कभी। तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे बनाना है वन वन और ऑन टू। वन वन कैसे बनाऊं मैं इसमें कि एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू दे, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू दे, और दूसरा इसको मुझे बनाना है ऑन टू बनाना है। तो वन वन और ऑन टू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट है, जो इतना पार्ट है, सिर्फ इसी को कंसीडर करते हैं, ये वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, ये वाले पार्ट को, इसको हटा देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये वाले पार्ट को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट निगलेक्ट कर दो, हटा दो इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट बचा है हमारा, जो ये शेडेड पोर्शन ये वाला बच रहा है, अगर मैं इसके बारे में ऐसे बोलूँ कि भाई हमने सिर्फ ये वाला पार्ट ले लिया है, और क्या अब ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो सकता है क्या, अगर हम इसका डोमेन और रेंज भी चेंज करें तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये। लेकिन अभी भी क्या है, फंक्शन में जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह चेंज करके अगर लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, टेंडिंग टू y की वैल्यू भी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो इतना पार्ट है, क्या ये वन वन ऑन टू दोनों हो गया कि नहीं हो गया, इसको आप देख के बताएं। तो हो गया ना वन वन और ऑन टू दोनों, तो इसका मतलब ये वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब फिर हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फिर। बात क्लियर हो रही कि नहीं। साइन एक्स के बारे में बात हम कर रहे थे, तो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, ये तो मैनी वन फंक्शन होता है, तो इसको साइन एक्स को वन वन बनाने के लिए पता है कितना पार्ट कट किया इन्होंने, इन्होंने पार्ट कट किया साइन एक्स का, जो ये वाला पार्ट है एक इतना पार्ट ये, और इतना पार्ट ये, सिर्फ इतना पार्ट, कितना, ये यहाँ से लेके पाई बाई टू तक, और इधर माइनस पाई बाई टू तक, ये y इक्वल टू साइन एक्स वाला पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट कट किया गया। अब बताओ क्या ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। अगर हम पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक ले लें, और y की वैल्यू ये प्लस वन ले लें और इधर माइनस वन ले लें, ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इतना पार्ट सिर्फ लिया गया, बाकी सब पार्ट हटा दिया गया, यानी कि हम वन वन ऑन टू बनाने के लिए फंक्शन की काट छाट भी करने वाले हैं। ठीक है, तभी इसका इन्वर्स फाइंड आउट हुआ भी, और एक पूरा चैप्टर बना दिया गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों, साइन एक्स का सिर्फ इतना पार्ट ले लिया गया,
और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो वो भी जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है अभी वहाँ पर, तो हम करेंगे ही, लेकिन जब बात चली है तो यहाँ पर देख लेते हैं। साइन x में x की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रख सकते थे। हमने यहाँ -π/2 से π/2 तक ले ली, और y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सिर्फ इतना ही पार्ट लिया ना। अगर आप ध्यान से देखें तो x का भी मैंने -π/2 से π/2 तक लिया है। एफ सच दैट x की वैल्यू ली है हमने -π/2 से π/2 तक, और टेंडिंग टू y की वैल्यू क्या ली है, -1 से लेके 1 तक। यही तो बोलोगे कि नहीं आप साइन x के लिए। तो जब साइन इनवर्स x लोगे, जब साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो कैसे साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ होता है। हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर ले लेंगे। अभी हमने बात की थी कि हमेशा क्या लगा देते हैं, एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। तो ये हमने y इक्वल टू एक्स एक प्लेन मिरर लगा दिया, और ग्राफ हमने ड्रॉ किया पहले साइन x का। तो ये साइन x का ग्राफ यहाँ से आया, और ये यहाँ तक आया। ये आ गया कितने वैल्यू पे, ये थी वैल्यू π/2 पे 1 दे रहा था। और जब इधर की तरफ गए तो ये इधर से इधर आएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि कई बार जब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाना होता है ना, तो हमसे कहा जाता है भाई साइन एक्स का बनाओ ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े एकदम ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वो इतना ऊंचा जाता ही नहीं है, वो हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहता है। ये भी, ये जो गलत ग्राफ बनाते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये साइन एक्स को जो हम बहुत बड़े बड़े बबल्स करके ऐसे ऊपर ऊपर सर्कल बना देते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा ग्राफ नहीं होता साइन एक्स का। एक बात और ध्यान देने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जनरली देखते हैं तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, वो कभी भी y इक्वल टू एक्स के ऊपर तो जाता ही नहीं। आप खुद भी कोशिश चाहो कर लो कि जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 1,1 खुद यहाँ मिलने वाला है। तो ये हमेशा इसके नीचे ही रहता है। और जब ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू साइन एक्स का, और उससे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, इधर से ये पोर्शन ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये। और जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर है, वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये। तो ये बन जाएगा। अभी हम उस चैप्टर में भी इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, तब ये सब बातें हम वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये वैल्यू जो है वो π/2 अब हो गई यहाँ पर। ये अब वैल्यू क्या हो गई, ये इधर से उधर गया तो ये π/2 हो गया। और ये जो वैल्यू अब यहाँ पर थी, जो यहाँ पर हमने देखा, ये वैल्यू यहाँ पे 1 थी। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही थी ना, और यहाँ पर -1 थी। तो अब जो है ये इन्वर्स के लिए जब बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का सिर्फ आप ग्राफ बना दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो सिर्फ ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ना हमको, यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का बनता है ना, कुछ उसी तरीके से y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनेगा। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज ये ली हुई है, तो अब डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब एफ सच दैट क्या हो जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो ये -π/2 से, यानी कि जो y की वैल्यू है, जो साइन इनवर्स x की जो रेंज है, यानी अगर हमसे कहा जाए कि साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 आ रही, तो हम कहेंगे हाँ आ सकती है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई आ रही है, π/2 से बड़ी आ रही है, तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो उसकी औकात के बाहर है। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है, वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही होती है। ना तो π/2 से ऊपर जा सकती है, ना उसका ग्राफ π/2 से ऊपर जाएगा, और ना -π/2 से नीचे आएगा। तो अगर किसी ने हमसे कहा कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई है, तो गलत, नहीं हो सकता। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 से बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब π/2 अगर 90 है तो 91 भी नहीं हो सकती है। अब बात क्लियर हो रही ना। हम आ गए अपने चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि इन्वर्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो इन्वर्स का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर का इंतजाम करेंगे, और प्लेन मिरर जब मिल जाएगा हमको y इक्वल टू एक्स वाला, तो ग्राफ को इधर रखो तो उधर उसकी इमेज आ जाएगी, उधर रखो तो इधर आ जाएगी। और ये जो है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नहीं होता है, इस टाइप से नहीं बनता। इस बात का हमें और ध्यान रखना है, ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नहीं होता। जब हम ऊपर ऊपर बनाते हैं ना, तो इस टाइप से नहीं बनता।
हमेशा y इक्वल, जब बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाओगे तब अलग है। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, हमने बना दिया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, लेकिन जब दोनों को ग्राफ को हमको दिखाना पड़ेगा, साइन एक्स का भी और साइन इनवर्स एक्स का भी, तो फिर हमें पूरी बातें वहाँ पर समझानी पड़ेगी। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये किसका ग्राफ है, अगर पूछा जाए ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? चलिए, तो अब जरा हम एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। और ये प्रॉपर्टी भी हम पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, इसको बोलते थे रिवर्सल प्रॉपर्टी। याद है रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती थी? रिवर्सल प्रॉपर्टी कि अगर ए बी का होल इनवर्स है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। अगर ए बी का होल इनवर्स है तो बी इनवर्स हो जाता था, फिर इंटू ए इनवर्स। रिवर्सल प्रॉपर्टी हमने तीन जगह पढ़ी थी, एक पढ़ी थी इनवर्स में के केस में, एक हमने पढ़ी थी ट्रांसपोज के केस में, कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। और एक हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में भी पढ़ी थी कि अगर ए बी का एडजॉइंट है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाता था। इसको हम बोलते थे रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो वही यहाँ पर भी है, इफ f सच दैट a टेंडिंग टू b, अगर एक फंक्शन ये है और g सच दैट b टेंडिंग टू c, वन वन और ऑन टू फंक्शन है, f सच दैट a टेंडिंग टू b और g सच दैट b टेंडिंग टू c, ये दो फंक्शन हमारे पास है, आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन भी लिखते हैं कई बार शॉर्टकट में, आर टू बाइजेक्शन भी लिख देते हैं, बाइजेक्शंस बोले या बाइजेक्टिव फंक्शन बोले बात एक ही है। तो या ऐसे बोल देंगे या बोल देंगे वन वन और ऑन टू बोथ हैं। देन हमें क्या ध्यान रखना है कि एफ ऑफ जी का होल इनवर्स अगर है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, जी ऑफ एफ के बारे में बात कर रहा है, तो जी ऑफ एफ का इनवर्स अगर है तो वो जो है रिवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा, ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अगर एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है, क्योंकि इससे जी ऑफ एफ ही मिलने वाला है ना, जो हमने कंडीशन ऊपर बनाई है कि अगर एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है और जी सच दैट बी टेंडिंग टू सी है, तो इससे एफ ऑफ जी नहीं मिलेगा, ये जी ऑफ एफ की कंडीशन है, तो इसलिए हमने इसको जी ऑफ एफ का होल इनवर्स लिखा है। तो जी ऑफ एफ का होल इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, पहले एफ इनवर्स आ जाएगा और फिर बाद में क्या आ जाएगा, जी इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने ए बी का होल इनवर्स पढ़ा था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है मैट्रिक्स के केस में, तो वो भी यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमको याद रहे कि भाई ये एक ही चीज़ है, हमने कुछ नया नहीं पढ़ा था। ए बी का इनवर्स भी पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज करके भी पढ़ा था कि बी ट्रांसपोज आ जाता था और इनटू में ए ट्रांसपोज आ जाता था। उसी तरह एडजॉइंट का भी हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाता है, बी एडजॉइंट बी हो जाता था और इनटू में एडजॉइंट ए हो जाता था, इनटू एडजॉइंट ए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं हमारे लिए। अब चलो बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। एक तो ग्राफिकली तो हमने समझ लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो हम y इक्वल टू एक्स एक प्लेन मिरर लगाते हैं और सीधे सीधे उसका इन्वर्स निकाल देते हैं ग्राफिकली। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ग्राफिकली नहीं निकालना है, अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करके निकालना है कोई फंक्शन का इन्वर्स, तो कैसे निकालते हैं। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी हाउ टू फाइंड इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए बहुत आसान से स्टेप्स हैं, वो समझ लेते हैं। जैसे पहला स्टेप्स होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स हमको गिवन है, तो पहले हम y इक्वल टू एफ एक्स अगर हमको गिवन है, जैसे अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू एफ एक्स है ये, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो f उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या बन जाता है, f इनवर्स y बन जाएगा। अगर y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, f उधर से इधर जाएगा तो f इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है हमको कि f इनवर्स में चेंज हो गया। दूसरा, अगर हमें इसका इन्वर्स हमको फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का,
तो उसकी स्टेप्स क्या होती हैं, तो हमें y इन टर्म ऑफ x गिवन होगा, पहला काम हम क्या करेंगे, x इन टर्म ऑफ y लेके आएंगे। हमें y इन टर्म ऑफ x गिवन होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर 1 में क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इन टर्म ऑफ एफ एक्स हमको गिवन होगा, y इन टर्म ऑफ x गिवन होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम x इन टर्म ऑफ y लेके आएंगे, x इन टर्म ऑफ y, और जैसे ही x इन टर्म ऑफ y आ जाएगा तो x इक्वल टू एफ ऑफ y का केस बन जाएगा, f इनवर्स y का। भाई y इक्वल टू ये दिखा ना, y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y का केस बन जाएगा। और अगर f इनवर्स y आ गया तो फिर f इनवर्स y में y को x से रिप्लेस कर देंगे। थर्ड में क्या करेंगे, y इज रिप्लेस्ड बाई x, तो हमारा f इनवर्स x भी हमको मिल जाएगा। अभी जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको आइडिया ज़्यादा होगा कैसे इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। किया जाए, सॉल्व किया जाए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, और क्वेश्चन में गिवन है x नॉट इक्वल टू 2/3, और हमको चेक करना है या इसका इन्वर्स फाइंड करना है, फाइंड एफ इन्वर्स, सीधे एफ इन्वर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या क्या करना पड़ेगा, अगर ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये सुन लेते हैं। तो हमने 1 1 ऑन 2 चेक करना सीखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चेक फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने के कई सारे तरीके आपको बताए गए कि आप एक बार एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दीजिए और प्रूव कर दीजिए कि x1 इक्वल टू x2 है तो 1 1 हो जाएगा, या फिर हम प्रूव कर दें कि एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है, या तो इंक्रीजिंग है, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम कर सकते हैं कि 1 1 है। तो चलो हम बोर्ड लेवल वाला मेथड यहाँ पर ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमको गिवन था, तो जब एफ ऑफ x1 करोगे तो 4x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x1 माइनस 4, और 4x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x2 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर हमारा x1 इक्वल टू x2 प्रूफ अगर हो गया तो ये 1 1 हो जाएगा। तो 4 6 जा 24 x1 x2 प्लस 6 3 जा 18 x2 माइनस 4 4 जा 16 x1 और 4 3 जा 12 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 x1 x2, 6 3 जा 18 x1 माइनस 4 4 जा 16 x2 और 4 3 जा 12, माइनस 12 कट हो गया, 24 x1 x2 कट हो गया, 18 x2 है और 16 x2 है, तो ये इधर आके 18 प्लस 16 x2 हो जाएगा, और ये जो है वो 16 प्लस 18 x1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, x1 को वन साइड कर लिया, x2 को वन साइड कर लिया, तो यहीं से प्रूफ हो गया कि x1 इक्वल टू x2 है। तो अगर x1 इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये तो पुराना काम है, हम पहले कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं 1 1 को चेक करने वाला काम। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करते थे, ऑन टू चेक करने के लिए रेंज और को डोमेन क्या होने चाहिए, रेंज और को डोमेन जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर किसी फंक्शन का रेंज और को डोमेन इक्वल है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो रेंज और को डोमेन कैसे इक्वल किया जाए, तो उसका भी प्रोसेस पहले बात हो चुकी है, एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि y इन टर्म ऑफ x गिवन रहता था 4x प्लस 3 अपॉन, अगर कोई लीनियर का केस है तो लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में बात हुई थी हमारी पहले भी, कि लीनियर अपॉन लीनियर का केस है तो पहले y इन टर्म ऑफ x गिवन है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म ऑफ y लेके आओ, 6xy माइनस 4y और इक्वल टू 4x प्लस 3, और सबसे पहला काम ये करो कि x को वन साइड कर लो, तो 6xy माइनस 4x और ये हो गया 4y
प्लस 3। तो अब यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो ये बन गया 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। ये x इन टर्म ऑफ y आ गया। अभी सिर्फ ऑन टू की बात हो रही, इनवर्स की तो बात ही नहीं हो रही अभी। अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती है। x की वैल्यू जो है वो 2/3 नहीं हो सकती है कि नहीं। यहाँ पर फंक्शन के बारे में बोला गया कि x की वैल्यू 2/3 बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती तो देखो यहाँ y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 6y माइनस 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2/3 नहीं होनी चाहिए। यानी कि y की वैल्यू जो है वो सब पॉसिबल है एक्सेप्ट जो रेंज है इसकी वो क्या आ जाएगी, रेंज जो है वो क्या आ जाएगी y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2/3। यानी x की वैल्यू पे 2/3 पे y की वैल्यू भी 2/3 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू आई थी ना 4x प्लस 3, यहाँ पर ऐसे आया था। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब रेंज और को डोमेन जो है वो इक्वल हो गया। तो रेंज इक्वल टू को डोमेन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया फंक्शन इज ऑन टू। अब ऑन टू और 1 1 तो चेक हो गया। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी अभी हमने क्या लिखी थी यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्टेप्स इसकी लिखी हुई है। तो स्टेप्स में वही है जो ऑन टू में चेक करते हैं वही है। y इन टर्म ऑफ एफ एक्स होगा, पहले x इन टर्म ऑफ y लेके आओ और जब x इन टर्म ऑफ y आ जाए तो उसको f इनवर्स y बोल दो और फिर f इनवर्स y को f इनवर्स x यानी y को x से रिप्लेस कर दो। तो हमने यहाँ तक काम तो कर ही लिया हुआ है। देखो ना ये x इन टर्म ऑफ y आ गया था। तो इसी x इन टर्म ऑफ y को हम बार बार क्यों लिखेंगे, हम सीधे x इक्वल टू क्या लिख देंगे 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4 और ये बन जाएगा f इनवर्स y। और अगर f इनवर्स y ये है तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, y को रिप्लेस कर दो किससे, y इज रिप्लेस्ड बाई x। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो ये बन जाएगा इसका इनवर्स। क्लियर हो रही बात यहाँ पर कैसे इनवर्स हमें चेक करना है। और भी क्वेश्चंस है उसमें कई बार तो वो कह देता है कि सीधे बस केवल आप चेक करके बता दीजिए कि ये जो है वो इन्वर्स है कि नहीं, इन्वर्स कैसे निकालेंगे उससे मतलब नहीं है। कई बार क्वेश्चन में वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि इसका इन्वर्स ही सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे सीधे एफ इन्वर्स एक्स ही निकाल देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि वो सिर्फ हमें जैसे जेई में जो आएगा उसमें कहेगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो तो चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि हमें देख के डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसका इन्वर्स मिलेगा, ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। तो फिर हमें उसको चेक करने में आसानी रहेगी। जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो फिर अब हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है क्या कि ये इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब उसने कह दिया कि ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स तो पॉसिबल है। 10 की पावर x प्लस 1 है, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अब हमें 1 1 ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें 1 1 और ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे y इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है 10 की पावर x प्लस 1। तो पहले हम log ले लेते हैं यहाँ पर। तो log लोगे तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा log ऑफ, क्योंकि हमें x इन टर्म ऑफ y लाना पड़ेगा। तो x इन टर्म ऑफ y लाने के लिए log लेना पड़ेगा हमको। तो ये बन गया log y इक्वल टू x प्लस 1 log 10। log 10 को भी अपॉन में भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा log y बेस 10 इक्वल टू x प्लस 1। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा log y बेस 10 माइनस 1, ये x आ गया। और x का मतलब क्या होता है f इनवर्स y, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है f ऑफ x। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो f इनवर्स y बन जाता है।
तो x एफ इनवर्स y की वैल्यू ये है, तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा log x बेस 10 माइनस 1। तो इन्वर्स निकालना किसी भी फंक्शन का बहुत इजी होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब हमें यहाँ पर चेक करके देख लेना है कि भाई एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा? सच दैट आर प्लस टेंडिंग टू आर हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो आर टेंडिंग टू आर प्लस था। आर टेंडिंग टू आर प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये डोमेन था और ये क्या था? रेंज। और अगर आप ध्यान से देखें तो 10 की पावर x प्लस 1 एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेंज जो है वो उसकी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ना तो जीरो होती है एक्सपोनेंशियल की, ना निगेटिव होती है। कभी जीरो भी नहीं हो सकता 10 की पावर x e की पावर x, ये कई बार हमारी बात पहले भी हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब लॉग फंक्शन बन गया जब उसका इन्वर्स निकाला था। अभी याद होगा मैंने ऊपर भी बात की थी कि e की पावर x जो होता है एक्सपोनेंशियल, और जो दूसरा लॉगरिथम होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। देखो यहाँ पर प्रूफ भी हो गया कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चले थे और जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है? लॉग फंक्शन में आ गया, देखो। और लॉग के लिए जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। पहले यहाँ पर जो डोमेन था वो आर था, रेंज था आर प्लस। अब यहाँ पर डोमेन जो है वो आर प्लस हो गया। क्यों आर प्लस हो गया? क्योंकि एक्स की अब केवल हम पॉजिटिव वैल्यू ही रख पाएंगे, क्योंकि लॉग आ गया ना, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही रख पाएंगे। और जो रेंज है वो अभी भी आर है। क्यों? लॉग एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलती है, लॉग एक्स की वैल्यू निगेटिव भी मिलती है, और लॉग जो है वो ज़ीरो भी आता है। तो लॉग पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो तीनों हो सकते हैं। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये आंसर आ गया हमारा। लॉग फंक्शन का इन्वर्स हमने निकाल दिया, इन्वर्स एक्सपोनेंशियल का, तो लॉग में के टर्म में आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जैसे एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 3x माइनस 5। फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो पहले x y इन टर्म ऑफ x दिया है, पहले x इन टर्म ऑफ y लेके आते हैं। तो ये हो गया 3x, y प्लस 5 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या हो गया? y प्लस 5/3। और ये x जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? एफ इनवर्स y के। तो एफ इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 5/3 के। तो एफ इनवर्स x तो आ गया, अब हमें एफ इनवर्स किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 की। तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एफ इनवर्स 3 इक्वल टू 3 प्लस 5/3, तो 8/3 आंसर हो गया। बिल्कुल ईजी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी आ रही बात समझ में? तो इन्वर्स निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इन्वर्स बहुत इजी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए हमको कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा इन्वर्स निकालना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। f जो है हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, f सच दैट 0 टू इन्फिनिटी टेंडिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। फाइंड एफ इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ये जो दिया है फंक्शन का, ये क्या दिया हुआ है? जो 0 से इन्फिनिटी दिया है, ये क्या दिया है? 0 से इन्फिनिटी, अरे भाई ये डोमेन है। और ये जो दूसरा दिया है ये क्या है? रेंज है। ये को डोमेन है और इसको रेंज बनाना पड़ेगा। को डोमेन और रेंज के लिए को डोमेन और रेंज इक्वल होंगी तभी हमारा हो जाएगा। और ये जो जब एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। जो एफ है वो है 0 से इन्फिनिटी से टेंडिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। अभी जब हम सॉल्व करेंगे जो एफ इनवर्स एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका ये 1 टू इन्फिनिटी इधर आ जाएगा और 0 टू इन्फिनिटी टेंडिंग टू बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन जो है वो दिया हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 2y, 2 को तो इधर भेज देते हैं, 2y बन जाएगा, ये e की पावर x बन गया और ये 1 अपॉन e की पावर x बन गया। तो जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक साथ लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन गया e की पावर 2x
प्लस 1 और अपॉन में e की पावर x इक्वल टू कितना हो गया 2i। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2i इंटू ई की पावर x, यानी e की पावर 2x माइनस 2i इंटू ई की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये e की पावर x में क्वाड्रेटिक बन गई है? e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2i ई की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा e की पावर x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू है 1। यहाँ से हमारे पास आ गया 2i प्लस माइनस 4 कॉमन भी हो गया तो y स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2y प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर e की पावर x है, 2 कॉमन लेके कट हो गया। तो e की पावर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई? e की पावर x की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हमारे पास y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, y x की वैल्यू तो ये आ गई e की पावर x की, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? लॉग लेंगे तो लॉग, अरे हमने पढ़ा है ना e की पावर x, जब x लॉग ही हो जाएगा और यहाँ लॉग ऑफ क्या आ जाएगा y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, ये x इन टर्म ऑफ y देखो आ गया ये। तो यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। x इक्वल टू हमने लिखा, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है लॉग ऑफ y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। तो x होता है f इनवर्स y के इक्वल, तो ये f इनवर्स y हो गया, तो ये f इनवर्स x जो है वो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ के बाद थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, गलती यहीं से हो जाती है। यहाँ के बाद क्या सोचना पड़ेगा वो देख लेते हैं। यहाँ के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन को जब आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू यूनिक आती है, यानी कि केवल एक ही इन्वर्स पॉसिबल होता है। यहाँ पर तो दो दो पॉसिबल हो गए, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, तो क्या ये दोनों आंसर का पार्ट होंगे? तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि पहली बात तो प्लस माइनस दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्वर्स जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो यूनिक है तो या तो हम प्लस ले लें या तो माइनस ले लें। भाई यहाँ से एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू या तो प्लस की आएगी या तो माइनस की आएगी। तो अब हमें ये सोचना है कि हम कौन सी वैल्यू ले लें। अब ये मत सोच लेना कि भाई नेगेटिव है तो निगलेक्ट कर दो प्लस ले लो, ऐसा नहीं है। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो दोनों में कोई भी पॉसिबल हो सकती है, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको कि लॉग ऑफ एक्स प्लस ले लिया जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सही है कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लॉग के साथ एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में कौन सी लॉग की वैल्यू करेक्ट होगी, मतलब कौन से इन्वर्स की वैल्यू करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है। वो कौन हमारी मदद करेगा? वो हमारी मदद करेगा यहाँ ऊपर जो हमने देखा था ये। अभी हमने क्या बात की थी कि जो ये है ये डोमेन होता है और ये क्या होता है रेंज होता है। अब इसको को डोमेन भी नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है 1 1 1 2 हो चुका होता है ना, तभी तो इसका इन्वर्स निकलता है, तो इसको हम रेंज बोल देते हैं। तो रेंज की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक आनी चाहिए और डोमेन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। तो जब इसका इन्वर्स निकालोगे, तो जब एफ इन्वर्स की बात होगी तो अब क्या चेंजेस होके आ जाएगा, सच दैट यहाँ पर आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी और यहाँ टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। यानी अब उसका जो डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी होगा और रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी होगी। तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए ये सोच के बताना है आपको। और लॉग के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो भी आप बता सकते हैं कि लॉग में क्या होना चाहिए। यहाँ पर प्लस ले लिया जाए कि माइनस ले लिया जाए, थोड़ा सोचो तो आइडिया लगेगा, सोचो।
प्लस क्यों लेंगे? ये भी कह सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू तुम कुछ रखते हो, यहाँ पर प्लस वाली रखते हो, मान लो तुमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दिया या 1 रख दिया, 3 रख दिया, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 9 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ठीक है, लॉग ऑफ पॉजिटिव मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लो आपने यहाँ पे 3 रख दिया, तो 3 रख दिया, तो यहाँ पर 3 रखा तो इधर तो 3 आ गया, और माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो गया? सोचो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1, 9 माइनस नहीं 3 माइनस कितना हो जाएगा ये? सपोज करो अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रख भी देते हैं, तो 3 माइनस 9 माइनस 1, तो 3 माइनस ये आ जाएगा 9 माइनस 1 रूट 8, तो 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 माइनस 2 रूट 2 होता है रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव आ रही। तो फिर प्लस माइनस अगर हम दोनों ही रख देते हैं, यहाँ पर अगर हमने देखा यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी रख रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ -1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। फिर क्या सोचना चाहिए हमको? तो देखो मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वैसे पॉजिटिव तो लेना ही है, वो तो ठीक है, यही लेंगे हम, ये तो करेक्ट है कि एफ इनवर्स एक्स जो है यही लेना है हमको। लेकिन ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लॉग के बारे में पढ़ा था, तो लॉग के बारे में जो लॉग एक्स फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी होती है, ठीक है। हमें लेकिन क्या लेनी है, जीरो से इन्फिनिटी ही लेनी है। क्यों जीरो से इन्फिनिटी लेनी है? ऊपर दिया हुआ है कि एफ इनवर्स के साथ जो है वो अब जो डोमेन है वो हो गया 1 टू इन्फिनिटी सच दैट, और जो रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी हो गई। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका पहले डोमेन था और ये रेंज था, और एफ इनवर्स के बारे में देखा तो अब उसकी रेंज मुझे जीरो से इन्फिनिटी चाहिए, तो सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी ही मुझे रेंज चाहिए, तो जीरो से इन्फिनिटी के लिए मुझे ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ इतना पोर्शन, यानी x की वैल्यू 1 से आगे तक की लेनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 1 से आगे बड़ी वाली लेनी पड़ेगी, और रेंज जो है वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर पॉजिटिव लानी है तो यहाँ पर ये जो है वो जरूरी नहीं कि ये वाला भी पॉजिटिव हमको दे, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी चाहिए, तो 1 से इन्फिनिटी यही वाला पोर्शन देने वाला है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक लॉग में ये वाली वैल्यू देगा, तो इसलिए जो है इसका जो इन्वर्स है वो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कट कर देंगे कि ये इसका इन्वर्स नहीं होगा, इन्वर्स जो है उसका ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछे गए, अभी और भी हम क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे, तो उसमें हमें आइडिया होगा कि हमें किसको लेना है और किसको छोड़ देना है, ठीक है। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन और इसका जरा देख लेते हैं यहाँ पे, फिर अभी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टी वहाँ पर की थी उससे रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अ फंक्शन एफ सच दैट थ्री बाई टू इन्फिनिटी, 3/2 से लेके इन्फिनिटी है, और रेंज जो है वो 7/4 से लेके इन्फिनिटी तक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स एक्स की इक्वल है, तो फिर हमें जो है सॉल्व करना है, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब देखो ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो हमने ऊपर इंडिकेट किया था कि हमें एफ एक्स तो गिवन है, सबसे पहली बात तो हम क्या एफ इनवर्स एक्स निकालें, तो आंसर होगा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर अगर हम पहले भी देख लेते हैं वो प्रॉपर्टी, तो वो हमने यहाँ पर बात की थी, ये लिखा हुआ है
कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स को। क्यों ऐसा काम करना है? क्योंकि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स और y इक्वल टू एक्स तीनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो इसलिए जो है उनका आंसर जो है अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि बगल में दिया हुआ है कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स और ln x है, वो तो कट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका इंटरसेक्शन तो मिलेगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 0। लेकिन अगर वो इन्वर्स कट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन ना लेके हमें एफ एक्स और एक्स का इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए। तो वही यहाँ पर हमने देखा हुआ है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर चाहें तो उसका एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम उस क्वेश्चन को इतना लेंदी करें कि हम पहले y इक्वल टू लेट करके फिर एक क्वाड्रेटिक बनाएं, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, y इन टर्म ऑफ x है तो x इन टर्म ऑफ y लेके आएँ, फिर उसका डोमेन और रेंज ढूंढें। उससे सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि हमें ये इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करनी है तो हम इस इक्वेशन को न सॉल्व करके हम किसको सॉल्व करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और ये इक्वल टू एक्स है, यही तो है ना, 3 नहीं है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या है? एक्स। ये बात समझ में आ गई क्यों हमने यहाँ पर ये कर दिया है? तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और x मिला के हो गया 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई है जो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया अगर हमने इसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कर लिया। तो अब बात समझ में याद रहेगी ना कि क्यों किया हमने। हम चाहें तो यहाँ पर फिर से बना देते हैं कि ये एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स हो गया और ये y इक्वल टू एक्स है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हमने इसका और इसका निकाल लिया, हमें एफ इनवर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होती कि ये ऐसा होता है तो फिर तो हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ता, एक बड़ा काम करना पड़ता। लेकिन अब हमें ज़रूरत ही नहीं, हमने सीधे एफ एक्स को एक्स की इक्वल किया और वहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकाल दिया। ऐसा ये क्वेश्चन और भी है, वो भी देख लेते हैं। उसमें भी कुछ ऐसा ही काम करना है, एक बार आप ट्राई करेंगे, उसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन और कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि ये फंक्शन की क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा कि ये तो क्वाड्रेटिक का है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3/4 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 है, और वो तो होना ही पड़ेगा तभी उसका अंडर रूट निकल पाएगा, नहीं तो अंडर रूट ही नहीं पॉसिबल होगा। तो ये तो खैर हमें देख के अब आइडिया लगने लगा होगा कि हम क्यों यहाँ पर लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 3/4 है, क्योंकि ये अंडर रूट ही नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। अब ये इक्वेशन देख के कोई कहेगा कि ये फंक्शन का क्वेश्चन होगा, ये फंक्शन का क्वेश्चन देखने में लगेगा ही नहीं, लेकिन ये फंक्शन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हम देखते पहचानते हैं यहाँ पर कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप इसकी इन्वर्स निकालने बैठोगे, ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया है ना और ये जो फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है, तो ये अगर देखोगे तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये इसका इन्वर्स है। अब ये हमें अगर हम स्क्वायरिंग करने बैठ गए इसको इधर उधर लेके तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हमने क्या किया, एफ एक्स लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और जी एक्स जो है वो हाफ प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4, ये हो गया। तो एफ एक्स और जी एक्स जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और अगर एक दूसरे के इन्वर्स है तो अभी हमने पढ़ा था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर हमको सॉल्व करने के लिए बैठा दिया जाए तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने नहीं बैठते हैं।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि भाई हाँ इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्या ये इसका इन्वर्स है भी कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये x, ये y इन टर्म ऑफ x गिवन है, तो सबसे पहले हमको x इन टर्म ऑफ y लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं। x इन टर्म ऑफ y लेके आना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी, तो प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट। इसको किससे कंपेयर कर दोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना, इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे b की वैल्यू तो कितनी है, वन माइनस फोर ए सी, फोर ए सी करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर इंटू ए और इंटू सी की जगह पे वन माइनस वाई अपॉन टू ए। तो टू ए और ए की वैल्यू वन हो गई। तो ये देखो आ गई ना, एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, इसको और सॉल्व करो थोड़ा सा, फोर माइनस वन माइनस कितना है, ये वाई है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसी एफ इनवर्स एक्स के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि ये एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, और एफ इनवर्स वाई आ गया तो फिर एफ इनवर्स एक्स भी आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। इसको सॉल्व कर लो चाहो तो, वन माइनस फोर प्लस कितना हो जाएगा, फोर वाई, तो ये बन गया, और अपॉन में टू तो है ये, तो ये हो गया वन बाई टू प्लस माइनस ये फोर वाई हो गया, और अपॉन फोर वाई माइनस का थ्री हो गया, और अपॉन टू जो है उसको अगर अंडर रूट के अंदर ही ले आओगे तो वो क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दो तो वन बाई टू प्लस माइनस ये बन गया y माइनस थ्री बाई फोर, और ये एफ इनवर्स y है, तो एफ इनवर्स x तो अब पता चल ही गया होगा क्या हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी अब मेरे ख्याल से आपको भी, कैसे हमको चेक करना है, कैसे ढूंढना है, किस तरीके से हम पकड़ पाएंगे कि हाँ ये जो है वो इसका इन्वर्स दिया हुआ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें।